Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes of Superior College मियाँवाली। आपकी फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको कंग्रेचुलेशंस कहेंगे। अब हम जा रहे हैं जी आपकी सेकंड ईयर की फ़र्स्ट क्लास की तरफ। तो सेकंड ईयर में हमने जो आज ऑनलाइन क्लास में आपका चैप्टर स्टार्ट करना है वो है रेस्पिरेशन। फर्स्ट चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर में आपकी जो बुक में फ़र्स्ट चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में हम आज एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है। रेस्पिरेशन सेलुलर भी होती है, इसके अलावा ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो रही होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद हम जनरल जो पैसेजेस होते हैं एयर की उसको हम देखेंगे। सो रेस्पिरेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस हम देखेंगे, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन देखेंगे। सो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। के रेस्पिरेशन हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म और उसकी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी और जो उसके एनवायरनमेंट के दरमियान इंटरेक्शन होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, हम ह्यूमंस तो हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए होती है, तो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, टेक इन करते हैं, तो ये हमारा एनवायरनमेंट के साथ हो गया इंट्रैक्शन। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करके एनवायरनमेंट को देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस का, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। तो इस गैसियस एक्सचेंज को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के साथ होता है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, या इसी को ब्रीदिंग भी कहा जाता है। दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन या इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एंड ये क्या चीज़ है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट सेलुलर लेवल इन ऑर्गेनिजम्स। ये चीज़ आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन जब होती है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज की पहले ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होती है, देन उसकी ऑक्सीडेशन होती है पायरुविक एसिड की, फिर उसको क्रैब साइकिल में भेजा जाता है, देन जो NADH और FADH बनते हैं उनको रेस्पिरेटरी चेंज के थ्रू आगे फर्दर प्रोसेस किया जाता है और ATP प्रोड्यूस की जाती है। मीन्स कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इसमें एक ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाई जा रही होती है, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या कहाँ पे हो रही होती है? सेल्स के अंदर हो रही होती है, इस वजह से इसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, या इसको हम ये भी कहते हैं कि सेलुलर लेवल पे हो रही होती है, ये सेल्स के अंदर हो रही होती है। अब जो दूसरी रेस्पिरेशन है वो क्या है? इट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल इस वजह से कहते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ हम उसका एक्सचेंज कर रहे होते हैं गैसेस का, इसको ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। अभी हमने इसका देखा भी है कि इसमें हम इनहेल और एक्सेल करते हैं। इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, और एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं एनवायरनमेंट को। ये इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंसेस हैं। एंड बोथ द प्रोसेसेस आर इंटरलिंक्ड। ये चीज़ आपकी थोड़ा सा याद करने की या देखने की है। बाकी दो चीज़ों का तो आपको पता होगा कि ब्रीदिंग या सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। अब ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड होते हैं? जो सेलुलर रेस्पिरेशन की हमने बात की है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है कि ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन पायरुविक एसिड तक तो ऑक्सीजन उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब पायरुविक एसिड के बाद क्रेब साइकिल होता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो अब वो ऑक्सीजन जो है, लेट्स सपोज हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में मसल्स हैं, मसल्स के अंदर सेल्स हैं। अब सेल्स जो है, मसल सेल के अंदर लेट्स सपोज की एनर्जी जब हमें चाहिए तो वहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी। अब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हमारे मसल के सेल के अंदर हो रही है, उसको चाहिए ऑक्सीजन। तो अब उस मसल के सेल को ऑक्सीजन कौन पहुँचाएगा और कैसे जाएगी? तो कैसे जाएगी? वो जाएगी ब्रीदिंग के थ्रू। हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेंगे, हमारे लंग्स में जाएगी ऑक्सीजन, हमारे लंग्स से हमारे ब्लड में जाएगी, और वो ब्लड के अंदर होती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि RBCs में होती है। तो वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन उस ऑक्सीजन को पिक करके लंग्स से सीधा पहुंचाएगी उस मसल सेल तक। अब वो ऑक्सीजन फिर उस मसल सेल को जाएगी, वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगा, ATP बनाएगा, और फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सेलुलर रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स के लिए टॉक्सिक होती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को उस सेल से निकाल कर भेजा जाता है ब्लड में। अब वही ब्लड उसको लेकर, जो कि ऑक्सीजन को वहाँ पे लेके आया था, वही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस जाएगा लंग्स की तरफ। अब वो क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र करेगा एंड देन फिर हम एक्सहेल जब करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे अब आपके लिए ये समझने की जो मेन पॉइंट था वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है और जो हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इस तरह से ये जो दोनों प्रोसेस हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, वो एक दूसरे के ऊपर आप कह सकते हैं डिपेंडेंट होती है। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आ भी सकता है आपकी पेपर के अंदर भी कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्यों रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है उसमें ये वाली कैरेक्टर्स क्यों होनी चाहिए, या क्या क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए, वो हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है कि एरिया जो है इसका ज़्यादा होना चाहिए गैशियस एक्सचेंज के लिए। अब जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना होता है ना, जैसे हमारे लंग्स से हम आगे पढ़ेंगे भी कि एल्वियोलाई में हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा गैसेस के एक्सचेंज के लिए, उतनी ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज होगी। तो पहली चीज़ कि जो गैशियस एक्सचेंज वाली सरफेस है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि गैसेस का एक्सचेंज ईजीली हो सके वहाँ से और ज़्यादा हो सके। फिर है द रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे ऊपर उन्होंने उसके बताया है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए उसका। अब नीचे एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं मेन पॉइंट्स उसके। इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमेएबल सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू इट। अब ये चीज़ अब अगली क्लासेस में भी पढ़ेंगे, जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पे क्या बताया जाएगा आपको कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ना, उसको मॉइस्ट होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर उसको वेट होना चाहिए, उसके ऊपर मॉइस्चर मौजूद हो, क्योंकि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, वो उस सरफेस से ज़्यादा होता है जो ज़्यादा वेट होती हैं या मॉइस्ट होती हैं। क्योंकि होता ये है कि जो गैसेस हैं, अब सरफेस अगर मॉइस्ट होगी, नमी होगी, उसके ऊपर मॉइस्चर होगा, तो जो गैसेस के मालिक्यूल्स होते हैं वो उस वाटर मालिक्यूल्स के अंदर कर जाते हैं डिफ्यूज़, देन उस वाटर से फिर डिफ्यूज़ करके आगे सेल्स के अंदर चले जाते हैं, यानी कि डिफ्यूजन ईजी हो जाती है रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर अगर वाटर मौजूद हो। सेकंड कैरेक्टर इस मस्ट बी थिन, ऑब्वियसली। अब गैसेस का एक्सचेंज, लेट्स सपोज के हम कहते हैं जी कि ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस है और एक ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। अब इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी थिकनेस कम है, तो अब किस में से ऑक्सीजन जल्दी पास आउट हो जाएगी, इसमें से या इसमें से? तो ऑब्वियसली इसमें से ऑक्सीजन जल्दी पास हो जाएगी, ये ज़्यादा थिक है, उसमें ऑक्सीजन पास होना मुश्किल होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का पास होना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमने सीखी कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उसको थिन होना चाहिए ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके एंड लेस देन 1 मिलीमीटर हो। थर्ड, इट शुड पोजेस अ लार्ज सरफेस एरिया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले स्टार्ट में। फोर्थ है, इट शुड पोजेस अ गुड ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गैसेस का जो एक्सचेंज होना है, अब उन गैसेस को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, वो ब्लड के थ्रू किया जा रहा होता है। जैसे अभी आपको मैंने पीछे बताया है कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। अब उस ऑक्सीजन को हमारे हर एक सेल तक कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। इसी तरह पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स तक कौन आता है? ब्लड लेके आता है। तो ब्लड की अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो गैसेस का एक्सचेंज बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो ये भी एक अच्छी सप्लाई का होना रेस्पिरेटरी सरफेस की तरफ, ये भी एक करैक्टर है रेस्पिरेटरी सरफेस की। नेक्स्ट है, देयर शुड बी अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म। वेंटिलेशन मीन सप्लाई ऑफ गैसेस। जैसे हम अगर अपनी बात करते हैं तो हमारी जो वेंटिलेशन होती है वो एक अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन किस्म की वेंटिलेशन बनाई है हमारे लिए कि हम इजीली इनहेल कर सकते हैं और जो गैसेस है एनवायरनमेंट से इजीली उनको ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा सकते हैं हमारे अपने लंग्स के एल्वियोलाई तक, रेस्पिरेटरी सरफेस तक। सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो एक रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर होनी चाहिए, ज़रूरी है। अब आगे हम जी अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। सो ह्यूमंस की बात अगर हम करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वही डेफिनेशन पहले आप जो पढ़ चुके हैं, गैसेस के एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होता है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के।
एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसकी पोजीशन की बेस पे कहा जा रहा है। अपर मीन अपर बॉडी पार्ट में होता है एंड लोअर मीन लोअर। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि लेग्स के अंदर हो जाएगा, तो ओवरऑल हम इसकी जो पोजीशन है बॉडी के अंदर उसको असेस करके, तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की पोजीशन की बेस पे हम इसको कह रहे हैं कि एक अपर पार्ट होता है उसका और एक लोअर पार्ट होता है ये चेस्ट कैविटी के अंदर ही है। यहाँ पे आप देखें तो आपको क्लियरली नज़र आएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये कहाँ तक होती है, नेज़ल कैविटी और फेरिंग्स तक। फिर जो नीचे होता है लेरिंग्स का भी कुछ पोर्शन जो होता है वो बाद उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, लेकिन वो नीचे ही आ जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही आ जाता है क्योंकि ट्रैक किया उधर आ जाता है। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी एंड फेरिंग्स। सो यहाँ पे लेरिंग्स को जैसे आपको पहले मैंने बताया तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही इंक्लूड किया गया है। नोज़, अब नॉस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटी दोनों नोज़ के अंदर ही आ जाते हैं। सो नोज़ इज़ ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाकी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नली विजिबल नहीं होते। ह्यूमन नोज इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज। फैटी मीन फैट्स, चर्बी मौजूद होती है नोज़ के अंदर। इसके अलावा बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है हमारा नोज़। सो नोज़ की जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स का आपको पता होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो नोज़ का उन्होंने यहाँ पे किया हुआ एरो लगाया हुआ है, तो नो एक्चुअली यहाँ पे एरो जा रहा है वही नॉस्ट्रिल्स ही हैं। जो एक्सटर्नल 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 होल्स होते हैं हमारे नोज़ के अंदर, उनको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल के बिल्कुल बैक साइड पे एक हॉलो स्पेस मौजूद होती है, एक कैविटी सी मौजूद होती है, उस कैविटी को नेज़ल कैविटी कहा जाता है। एंड 2 नेज़ल कैविटीज़ होती है। जिस तरह हमारे नोज़ की 2 ओपनिंग्स होती हैं, सेंटर में एक वॉल होती है, उसी तरह नेज़ल कैविटी के अंदर भी एक सेंटर में वॉल मौजूद होती है, जिसकी वजह से उसकी 2 कैविटीज़ में डिवीज़न हो जाती है। और उस वॉल को हम क्या बोलते हैं, नेज़ल सेप्टम, जो कि एक्चुअली नेज़ल बोन का ही पार्ट होती है, कंपोनेंट होती है उसका। एंटीरियर पार्ट जो होता है नेज़ल कैविटी का, इट इज़ नियर द नॉस्ट्रिल्स और उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। सो वेस्टिब्यूल्स क्या है, हमारी नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो आपके मौजूद होती हैं ना कैविटीज़ मौजूद होती हैं, उन कैविटीज़ को हम वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। और उन वेस्टिब्यूल्स के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज़्म मौजूद है। उस मैकेनिज़्म को क्या एक ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज़्म होता है उसके अंदर। उस मैकेनिज़्म को, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है एयर को फ़िल्टर करना। जो हम एयर इनहेल कर रहे होते हैं उसको फ़िल्टर करना। उसमें कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल मौजूद है, उसमें इवन जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह भी मौजूद हैं, फंजाई के स्पोर्स मौजूद हैं, उनको भी ये फ़िल्टर कर लेते हैं। अब ये कैसे है, ये कैसे पॉसिबल है कि इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैच कर लेना, तो ये कौन कर रहा होता है, जो वेस्टिब्यूल्स होती हैं ना, उन वेस्टिब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं हेयर, और हेयर के साथ वहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, यानी कि म्यूकस स्लाइमी सिक्रीशन लिक्विड सा प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर, वेस्टिब्यूल्स में। तो क्या होता है कि जब एयर बाहर से एंटर होती है हमारी बॉडी में, पहली चीज़ उसमें से डस्ट पार्टिकल फ़िल्टर होंगे, दूसरी चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह या स्पोर्स कोई मौजूद है वो फ़िल्टर होंगे, तीसरी चीज़ कि जो एयर एंटर होती है बाहर वाली, हम सर्दियों में देखें तो टेम्परेचर एयर का बहुत ज़्यादा डाउन होता है हमारी बॉडी की निस्बत, गर्मियों में देखें तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये होता है म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे नेज़ल कैविटी में मौजूद है, ये उस बाहर से आने वाली एयर के जो टेम्परेचर होती है उसको भी रेगुलेट करती है, उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर रही होती है। तो ये 3 मेन फंक्शन है, डस्ट को फ़िल्टर करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ़िल्टर करना और टेम्परेचर को मेंटेन करना हमारी बॉडी के। तो ये सारे मेन फंक्शंस यहाँ पे जो नेज़ल कैविटी के लिखे हुए हैं वो आपने देख लेने हैं। इधर भी वही चीज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डस्ट को फ़िल्टर करती हैं एंड ये मॉइस्चनिंग में भी हेल्प करती है। चौथी चीज़ आपको बताना भूल गया था मैं कि ये मॉइस्चराइज़ करती है एयर को, क्योंकि बाहर जो एयर आती है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगस्त का अगर मंथ चल रहा हो, जुलाई अगस्त में, तो जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त तो एयर ह्यूमिड आ रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे अभी सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट होता है आउटसाइड,
दी आउटसाइड द बॉडी। सो उस ड्राई कंडीशन की अगर हम बात करें और अगर हम अपनी बॉडी के अंदर बात करें एयर की, तो बहुत डिफरेंस है। हमारी बॉडी के अंदर जो एयर जाती है इनहेल होकर लंग्स के अंदर, वो मॉइस्चराइज्ड होती है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड होती है वो वेपर्स के साथ। तो बाहर से जो एयर आती है उसको कौन सैचुरेट करता है, उसके अंदर कौन ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करता है, तो ये इन्हीं का काम होता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, म्यूकस मौजूद होती है, वही काम कर रही होती है ये वाला। बाकी यहाँ पे सीलिया मौजूद होते हैं और हेयर्स मौजूद होते हैं जो ट्रैप करते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स को। सीलिया मौजूद होते हैं हमारे इसमें फेरिंग्स के अंदर, ये भी डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रैप करते हैं और उनको मूव करवा के या हमारी नेज़ल कैविटी में, या मोस्टली वो हमारे नीचे वाला जो रीजन होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो टॉप होता है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की रूफ होती है, वहाँ पे लाते हैं, जिसको हम स्पिट आउट भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारे ईसोफेगस होता है जिसको हम उर्दू में खुराकी नाली बोलते हैं, उसमें चला जाता है। जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे इनहेल कर लेते हैं और वो फेरिंग्स के अंदर चले जाते हैं, तो उसको। सो अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन आर ब्लड कैपिलरीज, कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यानी कि नेज़ल कैविटी की जो मेम्ब्रेन होती है या जो फेरिंग्स की मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स। और वो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, उनका क्या काम होता है, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं एयर जो हम इनहेल कर रहे होते हैं। अब लास्ट पार्ट आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, दैट इज़ फेरिंग्स। सो फेरिंग्स जो है, इट इज़ कोन शेप पैसेज वे लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नेज़ल कैविटीज़ टू द ईसोफेगस एंड लेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है एक्चुअली इसको कहा जाता है, इट इज़ कॉमन पैसेज वे फॉर आवर गैशियस एक्सचेंज नहीं, आप कहेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉमन पैसेज वे है। कैसे कि मतलब किससे क्या है कि इसमें से फूड भी पास होती है और इसमें एयर भी पास होती है, और एट अ टाइम सिर्फ एक चीज़ इसमें से पास हो सकती है। क्योंकि जब हम इनहेल कर रहे होते हैं या एक्सेल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम कोई चीज़ वो नहीं कर सकते, इनगल्फ नहीं कर सकते हैं, स्वेलो नहीं कर सकते। अगर हम स्वेलो कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम उस टाइम पे सांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ एक चीज़ ही इसमें से पास हो सकती है। अगर हम कोशिश करेंगे ड्यूरिंग अगर हम खाना खाते हुए स्वेलोइंग करते हुए कोशिश करते हैं ब्रीदिंग की, तो उससे क्या हो सकता है कि जो पहली बात तो होगा नहीं, सांस हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो हमारा नेज़ल कैविटी हो उस साइड से भी एयर पैसेज भी बंद हो जाती है, और जो ट्रैकिया होता है उसको भी एपिग्लॉटिस बंद कर देता है। लेकिन इन केस अगर हम कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात हो भी जाता है ऐसा, तो डस्ट वो जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो हमारे लेरिंग्स में ट्रैकिया में चले जाएंगे, और उससे इवन अगर लार्ज साइज़ का पार्टिकल चला गया है तो डेथ भी हो सकती है। सो वापस आते हैं हम फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज वे है, यानी कि हमारे जो फूड और हमारे जो गैसेज हैं दोनों का पैसेज वे सेम ही होता है। सो इस फेरिंग्स को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स बोलते हैं जो नेज़ल कैविटी के करीब वाला पोर्शन होता है फेरिंग्स का। फिर है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स बोलते हैं जो ओरल कैविटी के बिल्कुल बैक साइड पे होता है, यानी कि हमारी जो टंग होती है ना, टंग के बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद होता है ओरोफेरिंग्स। और लेरिंगोफेरिंग्स क्या होता है, जो लेरिंग्स यानी कि नीचे जो ओरल कैविटी के नीचे लेरिंग्स होता है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो लेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो उस रीजन के नज़दीक जो फेरिंग्स का पोर्शन होता है उसको हम लेरिंगोफेरिंग्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बोला था कि इसकी कौन शेप स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ना, ये बिल्कुल कौन शेप स्ट्रक्चर बन रही है फेरिंग्स की। सो नेज़ोफेरिंग्स कौन सा था, जो नेज़ल कैविटी के करीब था। ओरोफेरिंग्स जो ये ओरल कैविटी के करीब, ये टंग के करीब था। और लेरिंगोफेरिंग्स यहाँ पे लेरिंग्स होती है, लेरिंग्स के करीब होता है, इसलिए इसको हम लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। सो यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड इट्स फॉर योर होमवर्क। इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। तो जो आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में हम ये चीज़ें आपसे पूछेंगे। आपकी क्लास के अंदर भी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप ये जो वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आप कमेंट करके या अपने क्लास टीचर से मैसेज करके ये चीज़ें पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।